Hello everyone. Today in this class we are going to learn about chromosomal linkage. जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है बेसिक कंसेप्ट इन जेनेटिक्स के बारे में, वो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स देख लें सो दैट मेंडल के जो 3 लॉज हैं वो आप लोगों को क्लियर हो पाए. So let's begin the chromosomal linkage theory. लिंकेज इस वर्ड का मतलब, लिंकेज को क्रोमोसोमल लिंकेज या जेनेटिक लिंकेज भी बोलते हैं. इस वर्ड का एक ही मीनिंग है कि एक क्रोमोसोम में जो जीन आपस में पास पास लोकेटेड रहते हैं उनको वो जनरली इनहेरिट भी एक साथ ही होते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती, उसे हम लिंकेज कहते हैं. तो ये थ्योरी एक साथ डेवलप नहीं हुई, इसके पीछे 3-4 लोगों के एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो आज हम देखेंगे कि लिंकेज की शुरुआत कैसे हुई. मेंडल ने जब पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने 3 लॉज दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे उससे एसोसिएटेड अलील्स जो है वो डोमिनेंट अलील कहलाएंगे, और डोमिनेंट अलील के होते हुए उनके प्रेजेंस में कोई भी रेसेसिव अलील अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो नहीं कर सकता. दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंट. इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि पेरेंट में जो 2 अलील्स एक साथ होते हैं वो जब रिकॉम्बिनेशन होता है या ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होने वाले रहते हैं उससे पहले वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थर्ड लॉ में उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये जो सेपरेट हुए अलील्स हैं वो दूसरे पेरेंट के अलील से इंडिपेंडेंटली जाके एसोसिएट होते हैं. मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टाइप के अलील पेरेंट्स में रहे वही टाइप के अलील आपके ऑफस्प्रिंग में भी जाएं. इनहेरिटेशन के दौरान अलील्स इंडिपेंडेंटली दूसरे किसी भी अलील से जाकर एसोसिएट हो सकते हैं. तो मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को टेस्ट करने के लिए अगर टेस्ट क्रॉस लगाते हैं हम तो रेशियो हमेशा इक्वल आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग है उसको हम किसी रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाएं तो जो रिजल्टेंट प्लांट्स हमारे पास आते थे उनमें जो जेनेटिक फिनोटाइपिक रेशियो है वो हमेशा 50-50% मोनोहाइब्रिड के केस में, और अगर डाई हाइब्रिड है जहाँ पर 4 अलील आपको मिल रहे हैं तो 25-25% ईच आपको डाई हाइब्रिड के क्रॉस में मिलता है. यानी रेशियो विल बी 1:1:1:1. ये रेशियो हमेशा आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समय. अब जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस हुआ तो जब भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसी एक्सपेरिमेंट के रेप्लिकेटिव एक्सपेरिमेंट बहुत लोग करते हैं दूसरे स्पीशीज पे. तो बैटिसन एंड पंडित नाम के 2 साइंटिस्ट थे. उन्होंने स्वीट पी का प्लांट लिया और स्वीट पी के प्लांट में उन्होंने मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वही प्लान किए. स्वीट पी में उन्होंने फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर लिया और फ्लावर के जो पॉलन है उसका वो दूसरा कैरेक्टर लिया. तो कलर ब्लू और रेड था, 2 कॉन्ट्रास्ट कलर, और पॉलन जो था एक लॉन्ग पॉलन होता है और एक राउंड पॉलन होता है. तो उन्होंने पेरेंट में एक फुल्ली डोमिनेंट पेरेंट लिया BB, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल L डोमिनेंट के लिए. वैसे ही रेसेसिव के लिए उन्होंने लिया स्मॉल b, स्मॉल l. तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? फिनोटाइप मिलेगा ब्लू फ्लावर्स विद लॉन्ग पॉलन, क्योंकि
ब्लू और ब्लू और जो लॉन्ग है वो डोमिनेंट। अब इन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस लगाया। टेस्ट क्रॉस में आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका जो रेशियो है वो कैसा आएगा, आपका रेशियो आएगा 1:1:1:1, ओके, यानी 25% रेशियो आएगा। ओके, यहाँ पर जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस लगाया एक कंप्लीट रेसेसिव प्लांट से ये जो फर्स्ट जनरेशन का कॉम्बिनेशन है इसको क्रॉस करवाया, तो उनको मिलना क्या चाहिए था, 1:1:1:1, लेकिन क्या मिला उनको, they got the observed ratio or phenotypic ratio 7:1:1:7। इसका इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डोमिनेंट जो अलील है और रेसेसिव जो अलील है उनके साथ में रहने की टेंडेंसी होती है, बट ये करेक्ट नहीं था। मैं इसलिए बोल रही हूँ अभी से क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आगे जाके, इसलिए याद रखिए कि इनका जो गैमेटिक कपलिंग वाला कंक्लूजन था वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। गैमेटिक कपलिंग में उन्होंने कहा था कि डोमिनेंट एलील की टेंडेंसी होती है कि एक साथ रहे और रेसेसिव एलील की टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ रहे, ये उनका कंक्लूजन था। बट फर्दर इस चीज को कंफर्म करने के लिए बैटिसन ने एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्लान किया। व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, अब कंप्लीट डोमिनेंट नहीं लिया और कंप्लीट रेसेसिव भी नहीं लिया, अपने खुद के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लू फ्लावर जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके साथ राउंड पॉलन वाले फ्लावर्स को लिया, बीबी डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉलर दैट इज रेसेसिव कैरेक्टर। वैसे ही इसके ऑपोजिट रेड फ्लावर एक रेसेसिव कैरेक्टर को और लॉन्ग पॉलन एक डोमिनेंट कैरेक्टर को बेयर करने वाले प्लांट्स को लिया। ओके, तो अब इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल एल एंड स्मॉल बी कैपिटल एल, और उसके बाद F1 जनरेशन में आपको कॉम्बिनेशन वैसा ही मिलेगा। तो F1 जनरेशन में आपके पास कैपिटल B और कैपिटल L है, तो आपको ब्लू फ्लावर्स और लॉन्ग पॉलन ही दिखाई देंगे, बाकी रेड फ्लावर और राउंड पॉलन्स जो हैं वो नहीं दिखाई देंगे। अब इन्होंने क्या किया, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लगाया। टेस्ट क्रॉस ऑब्वियसली आप एक रेसेसिव प्लांट से इसको क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे ना। जब आप रेसेसिव प्लांट से इसको क्रॉस करवाते हैं तो पहले इन लोगों को क्या मिला था, पहले मिला था कि डोमिनेंट एक साथ रहने की टेंडेंसी ये बोला था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर 7 मिला था उनको, और रेसेसिव के साथ में होने की टेंडेंसी ये बोला था क्योंकि यहाँ पर भी 7 मिला था। बट यहाँ इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो अलग हो गया। इसका रेशियो आया 1:7:7:1। ठीक, इसका मतलब पहले जो गैमेटिक कपलिंग वाला इन लोगों का हाइपोथेसिस था वो डिस्प्रूव हो गया। ठीक, नाउ अब इन्होंने कहा कि ये जो है डोमिनेंट और रेसेसिव पे डिपेंड नहीं करता कि साथ में रहने की टेंडेंसी क्या होगी जीन्स की। जीन्स के साथ में रहने की टेंडेंसी डिपेंड करती है कि वो पेरेंट में भी एक साथ थे कि नहीं थे। ओके, अब देखिए ये जो दो कॉम्बिनेशन आपको साथ में दिख रहा है, ठीक, स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। यहाँ देखिए इस पेरेंट में स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, वैसे ही ये भी देखिए कैपिटल बी एंड स्मॉल एल, कैपिटल बी एंड स्मॉल एल। ठीक, पेरेंट्स में जो जीन एक साथ थे वही यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ओके, ज्यादा तादाद में, और रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम हुआ है। यानी जो जीन पेरेंट्स में साथ में रहते हैं उनकी टेंडेंसी साथ में रहने की होती है, और जो जीन दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं उनकी अलग रहने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इस अलग रहने की टेंडेंसी को इन लोगों ने नाम दिया गैमेटिक रिपल्शन। उन्होंने कहा कि डोमिनेंट और रेसेसिव अलील, डोमिनेंट हो या रेसेसिव अलील हो,
अगर डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं तो उनकी टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा एक दूसरे से अलग रहे। ओके, बट यहाँ तक भी इन्होंने लिंकेज वर्ड का यूज नहीं किया। एक दूसरी जगह पे टीएच मॉर्गन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो ड्रोसोफिला पे स्टडी कर रहे थे और वो एक्चुअली में क्रोमोसोम पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने पहली बार ये लिंकेज नाम दिया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी। उनको ड्रोसोफिला में सेम 1:7:7:1 वाला जो रेशियो था आपका बैटिसन एंड पार्नेट का, वही मिला था। तो उन्होंने लिंकेज की थ्योरी दी। इस थ्योरी में 4 चीजें थी इम्पोर्टेंट। पहला, इन्होंने कहा कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में लीनियरली अरेंज रहते हैं। अगर इसको मैं एक क्रोमोसोम मानूं तो जीन्स जो हैं एक के बाद एक ऐसे क्रोमोसोम में लगे रहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जीन्स which exhibit linkage are located on the same chromosome। उन्होंने कहा लिंकेज जो है वो उन्हीं जीन्स में होती है जो सेम क्रोमोसोम में लगे हुए रहते हैं। डिफरेंट क्रोमोसोम में लगने वाले जीन्स जो हैं उनमें आपका लिंकेज नहीं होता है। थर्ड, उन्होंने कहा कि जीन्स जनरली टेंड to stay in parent combination except in case of crossing over। यहाँ पर आ जाता है आपका, आप लोग मियोसिस याद कीजिए। मियोसिस में जो प्रोफेज 1 होता है उसमें पैचेटन स्टेज पर एक क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो आर्म्स है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। इस एक्सचेंज के दौरान कुछ जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट क्रोमोसोम में रह जाते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं वो रिकम्बाइंड हो जाते हैं। देन उन्होंने कहा फोर्थ पॉइंट कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिकॉम्बिनेशन है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। कोई दो जीन एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा लिंक्ड है या उनके साथ में रहने की टेंडेंसी क्षमता कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करती है कि उन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो जीन्स जो कि एक साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, जो क्लोजली लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल एक जीन यहाँ पर है और दूसरा जीन यहाँ पर है, तो इन दोनों जीन्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के दौरान भी इन दोनों जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट है कि जो जीन एक दूसरे से दूर होते हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक, तो ये था आपका लिंकेज, उससे जुड़ी हुई चीजें। इसके बेस पे ड्रोसोफिला के जितने भी जीन्स हैं उसके सीक्वेंसेस उन्होंने निकाल लिए। उन्होंने टीएच मॉर्गन ने और उनके स्कॉलर्स ने मिलकर एक मैप बनाया जिसको हम लोग लिंकेज मैप बोलते हैं। इन अ सेपरेट वीडियो आप लोगों को मैं लिंकेज मैप कैसे बनाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगी। ये कुछ टर्म्स हैं जो जानने ज़रूरी है। ये नेट के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है। एक क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन जीन में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो जब आप बोलते हैं लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो उनका लिंकेज ग्रुप जो होगा वो होगा 23, नॉट 46। ठीक, क्योंकि 46 जो होता है वो डुप्लीकेट होकर होता है। तो हमारे पास जो लिंकेज ग्रुप है वो 23 है। लिंक्ड जीन्स जो हैं उनको हम लोग 3-4 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दो, जैसे ये कैपिटल सी और कैपिटल एस जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लिंक्स ऐसे बनाकर, 2 हॉरिजॉन्टल लिंक्स बनाकर भी शो कर सकते हैं।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी लिखा जाता है, और स्लैश लगाकर भी हम लोग लिंकेज जो है वो लिख सकते हैं ना। दो तरीके के लिंकेज होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। दिस इज वेरी इजी। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि दो जीन्स के बीच में अगर गैप बहुत कम है तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर के चांसेस 0 होते हैं और वो कभी भी सेपरेट नहीं होते। इस तरीके के लिंकेजेस जो हैं वो कंप्लीट लिंकेजेस कहलाते हैं। वेयरएज इनकम्प्लीट लिंकेज का क्या मतलब होता है कि दो जीन्स जो हैं अगर आपस में लिंक्ड हैं लेकिन उन दोनों के बीच में जो है दूरियां है, काफी सेपरेशन है और क्रॉसिंग ओवर की संभावना है, तो कभी ना कभी किसी न किसी जनरेशन में जाकर अलग हो जाते हैं। ऐसे जीन्स को, ऐसे लिंकेज को हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग। बाय।